हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय भाग 3 के अध्याय औपनिवेशिक वाद और विद्रोह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके उपविषय ऋण का स्रोत सूख गया की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे दक्कन के क्षेत्र में जब कपास की मांग बढ़ी, ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग में वृद्धि आई, तो दक्कन का क्षेत्र में क्या है, कपास की जो विस्तार है और कपास का जो व्यापार है वो बढ़ गया था। लेकिन फिर अमेरिकी गृह युद्ध के बाद जब कपास की मांग फिर घटने लगी तो दक्कन क्षेत्र में जो ऋण था उसका जो स्रोत है सूख गया। यानी कि जब जो ऋणदाता हैं, साहूकार हैं, उन्होंने ऋण देने से मना कर दिया था और उनको आशा थी कि अब क्या है, जो कपास की कीमतें उसमें कमी आ रही है, जिससे क्या है, जो रैयत हैं वह ऋण की राशि को अदा नहीं कर सकेंगे और इसी वजह से उन्होंने ऋण देने से मना कर दिया। तो जिन दिनों कपास के व्यापार में तेज़ी रही तो भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे थे। और 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, 10 राज्यों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है। तो मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत मानो कपास का एकमात्र उत्पादकता के रूप में उभर रहा हो। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए थे, क्योंकि अब अमेरिका में क्या है, गृह युद्ध समाप्त हो गया था और वहाँ कपास का जो उत्पादन है फिर से चालू हो गया था और ब्रिटेन के भारतीय कपास के जो निर्यात है उसमें गिरावट आने लगी थी। यानी जो भारत से ब्रिटेन को कपास जाता था उसमें अब क्या है, कमी देखने को नज़र आने लगी। तो महाराष्ट्र में निर्यातक, व्यापारी और साहूकार अब क्या है, दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे और उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो इसलिए उन्होंने अपना जो कार्य व्यवहार बंद करने और किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का जो है निर्णय लिया। तो अब जो महाराष्ट्र के जो निर्यातक, व्यापारी, साहूकार और ऋणदाता थे, उन्होंने देखा कि जैसे मांग में कमी देखने को आ रही है, तो उन्होंने क्या है, अब ऋण देना बंद कर दिया था और जो अपनी जो पहले के दिए हुए जो ऋण थे उसको क्या है, मांगने लगे, बकाया ऋणों को जो है प्राप्त करने लगे थे। तो एक और ऋण का जो स्रोत है वो सूख गया था और दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई थी। अब जैसे जैसे जो ऋण का स्रोत बंद हो गया था, ऋण मिलना ऋणदाताओं से किसानों को, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या है, जो राजस्व की मांग है उसको और बढ़ा दिया था। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का जो है समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को क्या है, नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया था। और भला बेचारे रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थीं और कपास के खेत गायब हो रहे थे, और इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया और उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की जो उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। तो अब क्या है, जो 1820 और 30 के दशक में जो नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था उसके 30 वर्ष पूरे हो चुके थे 1860 के दशक आते आते। अब क्या है, एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू कर दिया गया एक बड़ी कीमतों के साथ। तो उस बड़ी राजस्व कीमतों को चुकाने के लिए अब किसानों को क्या है, कपास की जो मांग थी वो गिरने लगी थी और जो खेत हैं कपास के गायब होने लगे थे, यानी अब खेती कम होने लगी थी कपास की। तो ऐसे में जो उनकी राजस्व को चुकाना और भी मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अब क्या है, फिर उनको जो है ऋण लेना पड़ा। तो ऋणदाताओं के पास गए वो, तो लेकिन क्या है, अब ऋणदाताओं ने ऋण देने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि अब ऋणदाताओं को लगता था कि जो किसान हैं वह ऋण को अदा नहीं कर सकेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्रोत 8 को पढ़ लेते हैं। रैयत अर्जी। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत
तालुकों को के मीर गांव की एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। अब इसमें क्या है, एक रिपोर्ट को दिया गया है हमें, जो कि अहमदनगर के कलेक्टर ने दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट सौंपते हुए ये रिपोर्ट तैयार की थी। तो साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। एक अर्जी है किसान की, जो उस समय क्या है अहमदनगर के कलेक्टर्स को दी गई थी रैयत द्वारा, एक किसान द्वारा उस कलेक्टर को अर्जी में ये सारी बातें लिखी गई थी। तो कहता है साहूकार की किसान कहता है कि जो साहूकार लोग हैं काफ़ी दिनों से हम पर क्या है अत्याचार कर रहे हैं, चूँकि हम अपना जो घर खर्च चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं और उनसे हमें यह चीज़ें मिलती जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंध पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता और हमसे तो जो कीमतें मांगी जाती हैं वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती हैं। और हमारे खेतों की जो उपज भी साहूकार ले जाते हैं और उपज ले जाते समय वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से एक जो किसान है वह जमींदार और जो ऋणदाता है साहूकार है उनके खिलाफ जो इस तरह से याचिका में अपनी दलील में लिखते हुए कहता है कि जो हमारी जो मजबूरी बन गई है, हमारे जो आम खर्च है, घर खर्च है, उसको चलाने के लिए भी हम मजबूर हो गए हैं कि इनसे हम ऋण लें। अगर हम इनसे ऋण ले भी लेते हैं तो उसकी जो शर्तें हैं बहुत सख्त होती हैं, और क्या है कि हमसे जो दस्तावेज़ों पर साइन करवा लिए जाते हैं, और क्या है फिर हमारी जो फसल होती है, उपज होती है, उसको भी उठा ले जाते हैं बिना किसी रसीद के और बिना किसी उसके भुगतान के, और कहते हैं कि हमारे जो इसका भुगतान है वो हमारे खातों में चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अन्याय का अनुभव। अब अन्याय का अनुभव कौन कर रहा था? उस समय के किसान कर रहे थे। तो ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत क्या है, जो किसान समुदाय था, उनको बहुत गुस्सा आया और वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे डूब जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अब उनको इस बात से भी बहुत गुस्सा आता था कि वह कैसे इनकी दयनीय हालत है कि उनको अपने जीवन की बचाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या है इन ऋणदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उनको यह बातें सोचकर बहुत गुस्सा आता था, और बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज़ थे कि ऋणदाता वर्ग इतने संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस भी नहीं खाता है। तो उनको इस बात से भी बहुत नाराज़गी थी कि जो ऋणदाता है वह क्या है ऐसी दयनीय हालत में भी उनका जो साथ नहीं दे रहा है। तो ऋणदाता द्वारा लोग देहात के जो प्रथागत मानकों यानी कि रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। तो अब जब ऋणदाता का जो रूढ़ी रिवाज है, परंपरागत रिवाज है कि जो गांव का जो मुखिया है, जो साहूकार है, जो अमीर वर्ग है, वह क्या है ऐसे गरीब वर्ग लोगों का मुसीबत के समय साथ देगा, लेकिन वह ऐसे परंपराओं को भी नज़रअंदाज कर रहे थे और उनकी भी उल्लंघना कर रहे थे। तो पैसा उधार देने का जो कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था। अब जो पैसा उधार देने का जो सिस्टम था, यह क्या औपनिवेशिक समय से उससे भी पहले का जो था यह प्रणाली थी। और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियाँ होते थे, यानी यह गांव के क्या प्रभुत्ववादी लोग होते थे, जिनके पास ताकत हुआ करती थी, पैसे की ताकत हुआ करती थी। ऐसे लोग थे यह ऋणदाता। और कई प्रकार के प्रथागत जो मानक है ऋणदाता के और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे। और बहुत से ऐसे जो परंपरागत जो संबंध हैं वह क्या है इन ऋणदाताओं पर लागू हुआ करती थी। तो उन्हें विनिमय करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। अब ऐसा एक सामान्य मानक था कि जो ब्याज है वह मूलधन से अधिक नहीं हो सकता, यानी जो कर के रूप में राशि दी जा रही है उससे अधिक क्या है ब्याज नहीं वसूला जा सकता है। लेकिन इसका क्या है प्रयोजन ऋणदाता द्वारा ही की जाने वाली मजबरन वसूली को सीमित करना था, और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। और औपनिवेशिक शासन में
इस नियम की धज्जियां जो है उड़ा दी गई और दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में ऐसे ही एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अब एक ऐसी पारंपरिक जो मान्यताएं थी उनमें से एक मान्यता यह भी थी कि जो ऋण धन है वह क्या है, जो ऋण है वह जो मूल धन है उससे अधिक जो है ब्याज वसूला नहीं जा सकता है, लेकिन जो इसकी धज्जियां क्या है उड़ा दी जाती थी औपनिवेशिक शासन में। और उसमें क्या है, जो एक उदाहरण हमें दिया जा रहा है उसमें क्या दिखाया गया कि 100 रुपये क्या है मूलधन के रूप में दिए गए थे, कर्ज के रूप में किसान को दिए गए थे ऋणदाता द्वारा, लेकिन क्या है उस 100 रुपये पर क्या है 2000 तक का जो है ब्याज वसूल लिया गया था। तो ऐसी अनेक जो याचिकाएं हैं इनका जो है उल्लंघन और इनकी जो शिकायतें इन अन्यायों से संबंधित हमें पता लगती है कि कितना अन्याय उस समय होता था। अब भाड़ा पत्र क्या होते थे उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है कि जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो क्या है ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया और अब क्या है ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियां और पशुधन देने के अलावा किसान के पास और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन यह पशुओं के बिना वह आगे अपनी खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने ज़मीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब क्या है जो रैयत किसान था वह ऋणदाता की जो ब्याज है और जो लिया गया कर है उसको चुकाने के लिए अब क्या है अपनी ज़मीन और अपनी पशुधन और अपने जो पशु थे, हल थे, बैल थे, उनको भी बेचना पड़ा, उसको उस ऋणदाता को देना पड़ा। अब लेकिन उसे खेती भी करनी थी। अब खेती करने के लिए और गाड़ियाँ चाहिए, जो पशु है वो चाहिए, हल चाहिए, तो उसको भी अब क्या है अपने ही हल और पशुओं को उसे अब भाड़े के रूप में लेना पड़ा और अपनी ही खेती पर एक भाड़े के रूप में काम करना पड़ा था। तो इसलिए उसने क्या है ज़मीन और पशु क्या है भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके ही अपने थे भाड़ा चुकाना पड़ता था और उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था। अब जब उससे क्या है उसके ज़मीन, पशु और हल, खेत सब ले लिए जाते थे जो यह ऋणदाता होते थे उनके द्वारा, तो उन्हें क्या है किसानों को खेती करने के लिए अपने ही पशु और अपने ही ज़मीन को भाड़े पर लेना पड़ता था और उस भाड़े के शर्तों को पूरा करने के लिए क्या इस तरह का एक भाड़ा पत्र साइन करना पड़ता था, उस पर लिखना पड़ता था। यह आमतौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं हैं, यह उसमें भाड़े पत्र में लिखी गई बातें होती थीं और विवाद छिड़ने पर क्या है यह दस्तावेज न्यायालयों में मान्य हो जाते थे। अब इस भाड़े पत्रों में ऐसी बातें लिखी दी जाती थी जो कि अगर किसान और जमींदार जो ऋणदाता है उसके बीच किसी भी तरह का विवाद होता है तो जो अगर न्यायालयों तक बात जाती है तो यह जो भाड़ा पत्र थे यह निर्णायक भूमिका निभाते थे ऋणदाताओं के पक्ष में, क्योंकि इसमें पहले से ये जो शर्तें हैं वो लिखवा ली जाती थी। और नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का जो है नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्तांतरित किया था और यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। और जो यह इसी तरह का एक जो उदाहरण है दस्तावेज, भाड़ा पत्र के उदाहरण के रूप में जो दस्तावेज है यह हमें दक्कन दंगा आयोग से मिलता है। और यहाँ पर लिखा गया है जो कि उस तरह में जो शर्तें हुआ करती थी उस भाड़ा पत्रों में किस तरह की जो बातें लिखी जाया करती थी उससे इस बात को पढ़ने से हमें पता लगता है। तो उसमें लिखा गया है कि मैंने आपको दिए ऋण के खातों में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैं इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को अपने आपसे भाड़े पर लिया है और मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनकी किराया भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा और रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। अब क्या है कुछ इस तरह की सख्त शर्तें क्या है उस भाड़ानामा में या जो भाड़ा पत्र है उसमें लिखी हुआ करती थी पहले से ही, जो कि जो ऋणदाता है उसके पक्ष में हुआ करती थी। तो रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। अब इन्हीं बातों ने क्या है जो रैयतों और किसानों का जो विश्वास है वो तोड़ दिया ऋणदाताओं के ऊपर से और वह उन्हें धोखेबाज और कुटिल समझने लगे थे। अब वे ऋण जो दाताओं के द्वारा खातों में धोखेधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की जो शिकायतें हैं करने लगे थे। तो 1859 में अंग्रेज़ों ने एक परिसीमन जो कानून है पारित किया था। अब इन्हीं सब से बचने के लिए इन्हीं क्या है जो
रैयतों के साथ जो व्यवहार होता था, इसी व्यवहार को कम करने के लिए, इसको एक अलग रूप देने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए क्या है, अब अंग्रेजों ने एक नया कानून पारित कर दिया, जिसमें कि यह कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित जो ऋण पत्र है केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। अब क्या है, इन बड़े बड़े दस्तावेजों और जो वही खाते हुआ करते थे ऋणदाताओं के पास, वह क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी और सालों साल बने रहते थे, और जो ब्याज है वो बढ़ता रहता था। लेकिन अब क्या है, इन सब से बचने के लिए अब अंग्रेजों ने क्या है, इस तरह के जो है 3 वर्ष का जो एक दस्तावेज है कि जो भी दस्तावेज है ब्याज से संबंधित, वह 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा, उसके बाद वह नष्ट हो जाएगा। इस कानून का जो उद्देश्य या बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, यानी जो ब्याज कई सालों तक जो इकट्ठा होता रहता है किसानों के ऊपर, उसको रोकना था इस कानून का मकसद। लेकिन किंतु ऋणदाता जो थे इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंधपत्र भरवाने लगे। अब जो ऋणदाता थे उन्होंने इस कानून की भी युक्ति निकाल ली और इससे भी बचने का तरीका ईजाद कर लिया। तो उन्होंने क्या है, अब बंधपत्र भरवा, अब जो 3 साल जैसे ही किसी किसान के पूरे होते थे, अब जो उसका जो खाता था ख़त्म होने को आ रहा था, तो वो क्या है, उसी जो ब्याज को और उसके जो ब्याज इकट्ठा हुआ होता था 3 साल का, और जो मूलधन था उसको वह पूरा मूलधन मानकर एक नया जो है बॉन्ड भरवा लेता था, बंधपत्र क्या है भरवा लेता था, और उसको फिर अगले 3 साल के लिए चलाए रखता था। तो इस तरह से क्या है, किसानों की जो मुसीबतें हैं और बढ़ गई थी। और जब कोई नया बॉन्ड हस्तांतरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को ही मूलधन मान लिया जाता था और उसके रूप में दर्ज किया जाता था, और उस पर नए सिरे से क्या है ब्याज लगना लगता था। फिर अगले 3 साल तक जो इकट्ठा हुआ ब्याज था और मूलधन था, दोनों को ही प्लस करके उसे मूलधन मान लिया जाता था, और अगले 3 वर्षों के लिए फिर से उस पर ब्याज लगने लगता था। तो दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी। स्रोत 10 और 21 प्रकार जो है ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। तो हमें जो 5वीं रिपोर्ट जो दक्कन दंगा आयोग जो है वह जब पेश की गई, तो उससे हमें पता लगता है कि इस तरह से किसानों के साथ व्यवहार होता था ऋणदाताओं द्वारा। तो जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को अब उसकी रसीद देने से भी इनकार कर देते थे। अब जो रैयत थे वह अपना ऋण चुका देते थे, तो जो ऋणदाता है वह क्या है उनको रसीद भी नहीं देते थे, जिससे वह साबित कर सके कि हाँ वह उनका जो ऋण है चुकाया जा चुका है। तो बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लिए जाते थे और किसानों की जो फसल है नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तो तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए थे और पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपनिवेशिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे और उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविधाओं और दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए, और जब तक कि कोई दस्तावेज या संविधा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका जो है कोई मूल्य नहीं होगा। तो जो पहले के परंपरागत दस्तावेज हुआ करते थे वो इतने विस्तृत और इतने नहीं उसमें दर्ज नहीं होती थी ये सभी बातें। तो ये इस पहले के जो दस्तावेज हुआ करते थे वह ब्रिटिशर्स को क्या है फालतू लगते थे, वह उनको एक नियमित रूप से नहीं रखते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि जो कोई भी जो लेन देन है कोई भी दस्तावेज है उसमें क्या है हर बात एक सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए। तो इस तरह के फिर एक नए दस्तावेज का जो चलन है बंद पत्रों के ही जैसा वह शुरू हो गया, जो कि इन किसानों को और उलझाने लगा था। तो समय के साथ किसान यह समझने लगे थे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की ही जो नई प्रणाली है उसके कारण से है और नई व्यवस्था के कारण ही है। तो उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह नहीं पता चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे, और वे तो
हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के ऋण देने को तैयार नहीं थे। अब क्या है, इन बंद पत्रों, इन दस्तावेजों के चंगुल में फंसाकर जो है उनसे कुछ भी लिखकर उनसे साइन करवा लिया जाता था, अंगूठा लगवा लिया जाता था, लेकिन उन्हें, उन रैयतों को यह पता नहीं होता था कि उसमें क्या लिखा है, वह जिस पर दस्तखत कर रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, उस पर क्या लिखा है। तो ऐसे क्या है, उनको क्या है, कुछ भी लिखकर उनको जो है अंगूठा लगवा लिया जाता था और उनको जो ज़मीनें हैं उसको हड़प लिया जाता था, उनके जो ऋण है और बढ़ता जाता था। तो इससे वह परेशान हो गए और उन्होंने समझा कि जो भी हमारे जो जीवन में परेशानियां हैं वह इन ऋण बंधों और ऋण दस्तावेजों के कारण ही हैं। तो यहाँ पर हम स्रोत 10 को पढ़ लेते हैं। कर्ज कैसे बढ़ते गए। अब जो कर्ज है वह और बढ़ते गए, किसानों के ऊपर जो नए जो कानून बने उसकी वजह से यह जो कर्ज थे और बढ़ते चले गए। तो दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की जो प्रणाली कैसे काम करती थी। अब जो ऋण प्रणाली थी वो कैसे काम करती थी, तो इस दक्कन दंगा आयोग में दी गई याचिका से हमें पता लगता है। तो एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंध पत्र के आधार पर 100 रुपये की जो रकम है 3 से 2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उपलब्ध देता है, यानी कि 3 से 2% क्या है जो कर्ज ब्याज है वह लेता है और उस पर उधार देता है। तो कर्ज लेने वाला जो इस रकम को है बॉन्ड पर पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। अब क्या है, जो कर्ज की राशि है उसको क्या है, बॉन्ड साइन होने के भीतर ही 8 दिन के भीतर अदा करने का जो है करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए जो निर्धारित समय के 3 साल बाद, अब जो रकम अदा करने का जो समय दिया गया है उसके 3 साल बाद क्या है, साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि जो है मिश्र धन से के जो लिए गए अन्य बॉन्ड उसी दर पर से क्या है लिखवा लेते थे और उसे संपूर्ण कर्ज चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत देते हैं और 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदाता द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये यानी कि 10 आना 3 पैसे हो जाता है। तो यहाँ पर मैं किस तरह प्रकार बताया गया है कि जो अगले 3 सालों तक की जो प्रणाली है कि 3 सालों बाद अगला बॉन्ड जो वो है समाप्त हो जाएगा, जो कर्ज लिया गया है उस पर जो दस्तावेज है वह मान्य नहीं होगा। तो उसको बनाए रखने के लिए क्या है, अगले 3 वर्षों के बाद ही उस दस्तावेज में जो मूलधन और ब्याज है उसको इकट्ठा करके जो नया बॉन्ड भर दिया जाता था और इस तरह से यह प्रक्रिया क्या है बनी रहती थी सालों साल। तो जो अगर मान लो 1000 रुपये का जो मूलधन है तो उस पर क्या है 2000 लगभग क्या है ब्याज भरना पड़ जाता था इन किसानों और रैयतों को। अब जो दक्कन दंगा आयोग था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। अब जहां हमने बार बार दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्टों को पढ़ा वहीं हम पढ़ेंगे कि दक्कन दंगा आयोग आखिर था क्या। तो अब जो दक्कन में विद्रोह हुआ रैयतों द्वारा साहूकारों पर, तो उसमें क्या है जो बम्बई की सरकार थी वह इस विद्रोह को जो गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही थी, लेकिन जो भारत सरकार ने जो कि 1857 की याद से सिंचित थी। अब जो 1857 की क्रांति थी उससे भारत सरकार परिचित थी और उसके भयानक दृश्य से परिचित थी। तो उससे चिंतित होकर बम्बई की जो सरकार पर दबाव डाला गया कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए और आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की। अब क्या है जो दबाव पड़ा बम्बई की सरकार पर तो उसने क्या है एक आयोग का गठन कर दिया और जांच करने के लिए कि आखिर इन दंगों का कारण क्या है। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 1868 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। अब यह रिपोर्ट जिसे दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है और आयोग ने दक्कन दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई और रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों और कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टर्स द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का भी संकलन किया गया। तो इस रिपोर्ट के जो
जांच करता थे, उन्होंने क्या है रैयतों के बयान लिए, पीड़ितों के बयान लिए, और क्या है इसमें रैयत वर्ग, साहूकार वर्ग जो इसमें चश्मदीद गवाह थे उनके बयान लिए गए, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो राजस्व दरें थे उनको आंका गया, और कीमतों और ब्याज के बारे में जो आंकड़े थे, दस्तावेज थे, इकट्ठे किए गए, और इन सभी और जो कलेक्टर्स की रिपोर्ट हुआ करती थी समय समय पर उसको भी समाहित संकलित किया गया। तो इस तरह से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। तो ऐसे स्रोतों पर हम दृष्टिपात करते समय अब जो यह इस तरह के जो दक्कन दंगा आयोग टाइप के जो स्रोत हैं, जो हमें रिपोर्टें मिलती हैं, इस पर क्या हम आंख बंद करके विश्वास कर लें कि हूबहू ऐसा ही हुआ होगा? नहीं। अब ऐसे जो स्रोत हैं उस पर दृष्टिपात नज़र डालने से पहले हमें क्या है एक बार फिर याद रखना होगा कि वह क्या है स्रोत सरकारी स्रोत हैं, और वे क्या है घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंब करते हैं। अब जो सरकार को अच्छा लगेगा, जो सरकार के नज़रिए से होगा, वही इसमें लिखा जाएगा। तो उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का जो स्तर है विद्रोह का कारण तो नहीं था। तो औसत संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। अब क्या है इस बात की जांच करने के लिए बैठाया गया था कि जो असल में सरकारी मांग है उसका कारण तो नहीं है दंगे, लेकिन आयोग ने क्या कहा कि नहीं, जो सरकारी मांग है उसके कारण यह दंगा जो नहीं हुआ है, बल्कि कारण यही था। तो सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं बताई गई इसमें, और इसमें सारा दोष जो है ऋणदाताओं और साहूकारों का ही था, ऐसा कहा गया इस रिपोर्ट में। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या जो रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ हो। और जो अब हमें पता लगता है कि जो सरकार है उस समय की जो औपनिवेशिक सरकार है वह कभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि जो जनता में असंतोष है और रोष है वह क्या है सरकारी कार्यवाहियों के कारण हुआ है। तो इस प्रकार जो सरकारी रिपोर्ट्स इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होते हैं। अब जो सरकारी रिपोर्ट से हैं ये क्या इतिहास के पुनर्निर्माण पुनर्रचना के लिए है एक महत्वपूर्ण और उपलब्ध बहुमूल्य स्रोत के रूप में सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या है हमेशा क्या है सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, और समाचार पत्रों और गैर सरकारी वृत्तांतों और वैदिक अभिलेखों और यथावत संभव मौखिक स्रोतों के संकलित साक्ष्य के साथ उनका क्या है मिलान भी और विश्वसनीयता की जाँच की जानी चाहिए। तो हमें जो इस तरह के स्रोत प्राप्त होते हैं वह इतिहास को जानने के लिए एक अच्छे स्रोत हैं, लेकिन उनकी क्या है सावधानीपूर्वक जांच भी की जानी चाहिए। एक बार हम यहाँ पर काल रेखा भी नज़र दौड़ा लेते हैं। तो 1765 में क्या हुआ, महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी, और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को क्या है विनिमय करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग्स एक्ट पारित किया गया था, और 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया, और 1800 का जो दशक था उसमें संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहाँ बसने लगे थे। 1818 बम्बई दक्कन में क्या है पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। 1820 का दशक जो था उसमें कृषि कीमतें गिरने लगी थी, और 1840 व 50 का जो दशक था उसमें बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की जो धीमी प्रक्रिया रही, और 1855 और 56 संथालों की बगावत हुई, और 1861 कपास में फिर से का है तेजी का जो समारंभ है वह हुआ, और 1875 में दक्कन के गाँवों में रैयतों ने बगावत कर दी। तो यह पूरा इतिहास का जो है इस अध्याय का कालक्रम और काल रेखा से संबंधित घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण रहा। अब हम अपने अगले अध्याय को अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।